आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने इस लाइव के प्रोग्राम में दोबारा से आ चुके हैं माशाल्लाह। और जिस तरह से हम लोग रोज़ ये प्रोग्राम कर रहे हैं और प्रोग्राम का नाम है चाइना में मुसलमानों के साथ बर्बरता, और इस विषय पे हम लोग पूरे देश में, पूरी दुनिया में बात को रखते हैं और देश के जो तमाम बड़े मुसलमान हैं, हम उनको भी इस टॉक में शामिल कराते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि देश की जनता और पूरी दुनिया की जनता ये देखे कि चाइना में किस तरह से मुसलमानों के साथ पर्सिक्यूशन हो रहा है, मुसलमानों के साथ बर्बरता हो रही है, और वहाँ पे इंसानियत को तार-तार करके रखा हुआ है चाइना ने। और उसके बाद चाइना हमारे घर में आके, भारत में आके, लद्दाख में आके, गलवान घाटी में आके अतिक्रमण करने की कोशिश करता है, और इसी के चलते हमारे भारत के 20 सैनिकों को शहीद होना पड़ता है। उन सैनिकों को हम नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं और उनको सलाम पेश करते हैं अपना, और उनकी यादें और उनकी कुर्बानी हम बिल्कुल खाली नहीं जाने देंगे इंशाल्लाह। और हम चाइना को बता देंगे कि चाइना कितना गंदा मुल्क है, और चाइना की जितनी ज़्यादा मजम्मत हम कर सकते हैं अपने चैनलों के माध्यम से, अपने घरों में बैठकर, वो हम करेंगे इंशाल्लाह ताला। आज मेरे साथ दो बड़े ख़ास मेहमान जुड़ चुके हैं माशाल्लाह। देश की दो बहुत अजीम शख्सियतें मेरे साथ हैं। पहले हैं जनाब खुर्शीद रज़ाक़ा साहब, जो कि मेवात के रहने वाले हैं, और मेवात में आप रहते हैं, और मेवात डेवलपमेंट अथॉरिटी के आप चेयरमैन भी रह चुके हैं माशाल्लाह, और बहुत राष्ट्रवादी इंसान हैं। हमेशा से ही उनके दिलों में देश के लिए जज्बा और प्यार उमड़ता रहता है। ऐसे खुर्शीद रज़ाक़ा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं अभी हरियाणा से, मेवात से। और दूसरे हैं जनाब हाजी सैयद रज़ा हुसैन रिजवी साहब, जो कि लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आप रज़ा हुसैन रिजवी साहब, आप प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर हैं, हाई कोर्ट में लखनऊ में आप अधिवक्ता भी हैं, और सबसे बड़ी बात है आप राष्ट्रवादी एक सोच रखते हुए हमेशा से ही देश के लिए खड़े रहने वाले मुसलमान हैं। और इन दोनों साहिबानों से हम बात करेंगे इंशाल्लाह ताला कि चाइना में किस तरह से मुसलमानों के साथ पर्सिक्यूशन हो रहा है, मुसलमान ही नहीं पूरे इंसानों के साथ पर्सिक्यूशन हो रहा है। चाइना आज अपने अंदर की लड़ाइयों से लड़ रहा है, मगर वो उन लड़ाइयों को छिपाने के लिए हम लोगों पर अटैक करता है, हम लोगों पर अतिक्रमण करता है। उसकी विस्तारवादी नीति हमेशा रहती है। जिस तरह से उसने चाइना ने अपना चाइना वायरस पूरे दुनिया को दिया है, और पूरी दुनिया के साथ उसने मानवता को तार-तार किया है। वुहान से उसका ये वायरस निकला था, और मगर उससे उसको शर्म नहीं आ रही है। इसके बावजूद भी उसने लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। इसके बाद भी उसको शर्म नहीं आ रही है, और उसकी विस्तारवादी नीतियां बढ़ती जा रही हैं। और इसी बात पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं जाता हूं हाजी सैयद रज़ा हुसैन रिजवी साहब के पास, और उनसे पूछता हूं कि ये जो चाइना आज कर रहा है पूरे दुनिया के साथ, उस पर उनके क्या तासुरात हैं। जनाब सैयद साहब। देखिए हाजी फिराज कुरैशी साहब, एक तो यह है कि जो पूरी दुनिया के अंदर कोरोना वायरस फैला हुआ है और पूरी दुनिया में जो हाहाकार मचा हुआ है, ये हाहाकार कहीं न कहीं वुहान से यानी चीन से ही आया है। हर लोग यही कह रहे हैं कि चीन से आया, लेकिन चीन इस बात से मुकर रहा है कि नहीं। और जाहिर सी बात है कि चीन ने जो अख्तियार किया हुआ है, जो चीन कंट्री बिल्कुल उस तरीके से है जैसे इराक के अंदर एक जगह कूफा है, यानी उस लोग वहां के लोग धोखेबाज हैं, धोखा देने वाले लोग हैं। तो चीन जो है मुल्क, ये ऐसा मुल्क है जो धोखा देने वाला है। खासकर जो मुसलमानों के साथ वहां धोखा किया जा रहा है। आप समझिए चीन में 1300 साल पहले से वहां इस्लाम मौजूद है, 1300 साल पहले से। इस वक्त वहां 60 से 80 मिलियन जो है आबादी मुस्लिमों की है वहां पर चीन के अंदर। इसको मान लीजिए लगभग 2.5 करोड़ जो है चीन में है। और ये वहां जो मुसलमान है उनको ये यूघर मुसलमान कहते हैं। यूघर मुसलमान जैसे शिया मुसलमान, वहाबी मुसलमान, सुन्नी मुसलमान, हनफी मुसलमान, शाफई मुसलमान, मालिकी मुसलमान। तो वहां जो है चीन के अंदर इनको यूगैर मुसलमान कहा जाता है। तो ये जो है, ये आप समझिए कि चीन में एक, चीन से पहले एक जगह थी हिग्जी जैन। तो हिग्जी जैन जो है वो चीन के करीब में था, और चीन ने 1949 में
और हिज्जी देन में ही ये मुसलमान ज्यादा थे, भारी संख्या में थे। तो जब चीन ने 1949 को हेक्सिजेन को जब कब्जा कर लिया तो ये चीन के अंदर आ गया, और जब चीन के अंदर आ गया तो ये अगर मुसलमान वहां रहने लगे। जब रहने लगे तो चीन में कोई भी आतंकवादी गतिविधियां या कोई भी ऐसी गतिविधियां होती थी गैर कानूनी, तो चीन के लोग समझते थे कि यही जो है युगर वाले मुसलमान है, यही करते हैं। क्योंकि चीन वालों के दिमाग में है कि जो यहाँ के मुसलमान हैं इनमें कट्टरता है, इनके दिमाग में कट्टरता है। तो कट्टरता होने की वजह से सिराज साहब ये आतंकवादी गतिविधियां करते हैं। जबकि मैं आपसे बहुत खुले मन से कह रहा हूं, और मैं आपके इस पर चैलेंज से मैं कह रहा हूं, और पूरे दुनिया के मुसलमानों को चैलेंज से कह रहा हूं कि जो कुरान शरीफ है उस पर सभी मुसलमानों का अकीदा है। जिसका अकीदा नहीं है वो इस्लाम के दायरे से खारिज है। तो कुरान शरीफ में 114 सूरे, 6666 आए तो 30 पारे, इसमें कहीं कट्टरता लफ्ज है ही नहीं। कि मैं चैलेंज कर रहा हूँ, कहीं कट्टरता लफ्ज है ही नहीं। हम तो चाहते हैं कि कुरान, अभी मैं आपके साथ कल 40 मिनट तक हूँ, मेरी बात जो सुन रहे हैं वो अगर इसमें आ जाए, हमें कहीं दिखा दें कोई लाइन कि साहब ये कुरान शरीफ में सूरह आले इमरान में, सूरह बकर में, सूरह मुनाफिकून में, या सूरह मोहम्मद में, या सूरह यूसुफ में, सूरह इब्राहिम में कहीं दिखा दें कि साहब ये आया है। लेकिन कहीं नहीं आया है कट्टरता। तो उनके दिमाग में ये है कि जो चीन के अंदर जो है मुसलमान कट्टरवादी मुसलमान, और कट्टरता ही जो है आतंकवाद की तरफ ले जाती है। जब कट्टरता खत्म होगी, जैसे हमारे देश भाई साहब कहते हैं, जो आरएसएस के केंद्रीय समिति के सदस्य भी हैं, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मार्गदर्शक हैं, वो कहते भी हैं कि साहब इस्लाम में कट्टरता की कहीं गुंजाइश नहीं है। अरे यकीन जानिए सिराज भाई, अगर इस्लाम में जो कट्टरता आई है वो इस्लामी बादशाहों को देख करके आई है, इस्लामी पैगंबरों को देख करके नहीं आई है, इमामों को देख करके नहीं आई है। ये बादशाहों ने जो कट्टरता दिखाई, तलवार निकाला, काट दिया, बाप का गर्दन काट दिया, बादशाह कबूल कर ली, बेटे के पेट में जो है तलवार डाल दिया, बादशाह बन गए। जितने भी बादशाह हैं आप देखिए, इसे तो बाप को कैद में डाल दिया, बादशाह बन गए। तो ये कट्टरता जब लोगों को दिखाई दी तो लगा यही असली इस्लाम है। तो ये कट्टरता जब आई तो यही आतंकवादियों का एक मजहब बन गया। बहुत सही, बिल्कुल सही बात फरमाई आपने सैयद रजा हसन रजवी साहब ने। अब हमारे साथ है खुर्शीद रजाका साहब, जो कि मेवात से हमारे साथ जुड़े, हरियाणा से जुड़े हुए हैं। खुर्शीद साहब, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह से चाइना आज पूरे दुनिया में दरिंदगी दिखा रहा है, उसने हमारे देश में अतिक्रमण करने की कोशिश की, हमारे सैनिकों को उसने शहीद किया। ऐसी स्थिति में हमारे प्रधानमंत्री साहब ने एक घोषणा की, एक हम सबको पैगाम दिया, और उस पैगाम ने उन्हें बताया कि आत्मनिर्भर भारत, यानी हम चाइना को आर्थिक रूप से तोड़ दें उसकी कमर को। तो आपका इसके बारे में क्या तासुरात रहेंगे खुर्शीद साहब? बहुत बहुत शुक्रिया सिराज साहब और हाजी सईद रजा साहब का भी। और एक बहुत अच्छा विषय आपने चुना है, और पूरे दुनिया को इस चाइना की जो नापाक हरकतें हैं उसको उजागर करने के लिए एक अच्छा ये तरीका है इस तरह से कॉन्फ्रेंस का। और आपने मुझे सवाल किया है कि भारत को हम आत्मनिर्भर मुल्क कैसे बनाएं, और उस मुल्क को चाइना के मुकाबले में भारतीय मुसलमानों की भूमिका क्या हो सकती है, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मैं आपको एक बात, अपने दर्शकों को और जो भी श्रोता इस समय इस लाइन पे हैं, एक बात बताना चाहता हूं कि किसी भी मुल्क को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई संस्थाएं काम करती हैं। एक सरकार है, एक समाज है, और मैं समझता हूं कि सरकार से ज्यादा जो महत्वपूर्ण जो एक हिस्सा है वो समाज का है, सोसाइटी का है। जिस मुल्क के लोग, जिस मुल्क का समाज जागरूक हो जाता है, वो मुल्क अपने आप प्रगति के पथ पर चला जाता है। यदि हम थोड़े से साल पहले चले जाएं, 1930 का दशक में हम अमेरिका चले जाएं, तो जो अमेरिका आज है वो 1930 में नहीं था। जो चाइना आज है, अब से 30 साल पहले चाइना नहीं था।
लेकिन एक समय आया कि वहां का जो नागरिक था, वहां का जो आम व्यक्ति था, उसने महसूस किया कि हम और बातों को छोड़ के, अपनी व्यक्तिगत प्रगति को छोड़ के, यदि हम सामाजिक सोच के साथ, राष्ट्रीय सोच के साथ, इस अपने मुल्क के साथ खड़े होंगे तो हमारा मुल्क आगे चला जाएगा। और आज ऐसी ही जरूरत भारत के लोगों को है। चाइना की जो नापाक हरकतें हैं, जिनकी वजह से न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया इस तरीके से उसके कारनामों से परेशान है कि आज चाइना का हर नागरिक और चाइना से बनी हुई हर वस्तु जो अलग अलग मुल्कों में बेची जा रही है, उनके खिलाफ खड़ा हो गया है। और ये चाइना का दुर्भाग्य है कि आज पूरा देश, पूरी दुनिया उनके खिलाफत में मूवमेंट चला रही है, और भारत को भी इस मूवमेंट में बढ़कर आगे आना चाहिए। अभी मैं देख रहा था, इससे पहले प्रधानमंत्री जी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपील करी थी। और मैं आपके इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश के मुसलमानों से, भारत के हर नागरिक से यह अपील करता हूं, यदि भारत को आगे आप ले जाना चाहते हो तो आपको एक मंच पर आना होगा, राष्ट्रीय सोच पैदा करनी होगी। और जब हमारे अंदर राष्ट्रीय सोच पैदा हो जाएगी तो राष्ट्र की प्रगति, राष्ट्र का विकास अपना आप हो जाएगा। और इस देश के भारतीय मुसलमानों की इसमें भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। यदि हमारा जो भारत का मुसलमान है वो हर तरीके से टेक्निकल रूप से बाई बर्थ होता है, ट्रेंड होता है, वो यदि उनकी तकनीक को, उनके उस हुनर को हमारी सरकार तराश के उसकी उस प्रतिभा को बेच सके पूरी दुनिया में, तो मैं समझता हूं कि जो आज मुल्क अमेरिका और चाइना की तरफ देख रहा है, आने वाले कुछ सालों में पूरी दुनिया हिंदुस्तान की तरफ देखेगी। अभी मैं, प्रधानमंत्री जी ने एक बात अपने संबोधन में कही थी कि किसी भी देश को यदि आत्मनिर्भर बनाना है तो उसके लिए उन्होंने एक मंत्र दिया, सो 5 मंत्र। मैं उनको अप्रिशिएट करता हूं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के उन 5 मंत्रों का। और उस 5 मंत्रों में उन्होंने 5 बार आई शब्द का इस्तेमाल किया है। 5 आई से बना है वो। पहला शब्द है इंटेंट, और दूसरा मंत्र है इंक्लूजन, तीसरा मंत्र है इन्वेस्टमेंट, चौथा मंत्र है इंफ्रास्ट्रक्चर, और 5वां मंत्र है इनोवेशन। यदि किसी भी मुल्क का आदमी इन 5 मंत्रों पर अमल कर लेता है तो वो समाज, वो देश दुनिया पर राज कर सकता है। और आज जरूरत है भारत को, हर भारतीय नागरिक को, कि इन 5 मंत्रों के आधार पर यदि अमल करेगा तो हमारा मुल्क हिंदुस्तान दुनिया पर राज करेगा। इंटेंट का मतलब पहले इरादा करना होता है। हम इस्लाम के मानने वाले हैं, आप भी सब इस्लाम के मानने वाले हैं, कुरैशी साहब, रजा साहब। किसी भी काम करने से पहले एक नियत की जाती है कि आपकी नियत क्या है। तो सबसे पहले हमको इरादा करना पड़ेगा इस देश के मुसलमानों को, देश के हिंदुओं को, देश के हिंदुस्तान के 135 करोड़ नागरिकों को, कि हम इरादा तय करें कि भारत को दुनिया में एक नंबर कैसे बनाना है, भारत को विश्व गुरु कैसे बनाना है। सबसे पहले इरादा होता है, इरादा में बरकत होती है। उसके बाद आता है इंक्लूजन, जिसको हिंदी में समावेश कहते हैं। समावेश में हमें अपनी उसमें ताकत लगानी है, उसमें समावेश में अपने आप को झोंकना है, तब जाकर हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद तीसरा जो मंत्र है वो आता इन्वेस्टमेंट, जिसको निवेश कहते हैं, और इसको आर्थिक रूप से और कॉमर्स के हिसाब से इसको पूंजी निवेश कहते हैं। हमारे पास जो पूंजी है उसको हम इसमें इन्वेस्ट करें, अपने मुल्क में, अपने देश में। और चौथा जो शब्द है, मंत्र है, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसका हिंदी में कहते हैं बुनियादी ढांचा। किसी भी राष्ट्र को प्रगतिशील बनाने के लिए जो उसका बुनियादी ढांचा है उसको आपको मजबूत करना पड़ेगा, उसमें सारी सुविधाएं देनी पड़ेंगी, चाहे वो सड़क है, बिजली है, पानी है, शिक्षा है, कम्युनिकेशन है। इस तरह के जब बुनियादी ढांचा को हम मजबूत कर देंगे तो राष्ट्र आपका मजबूती की तरफ स्वयं बढ़ने लग जाएगा। और चौथा है बहुत इंपॉर्टेंट जो मंत्र आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो दिया है,
वो इनोवेशन यदि किसी में इनोवेशन नहीं है तो वो फिर आदमी यदि इसके पास 4 मंत्र हैं और 5वां मंत्र इनोवेशन पे अमल नहीं करता है तो चारों मंत्र भी आपके कमजोर पड़ जाएंगे। तो 5वां जो मंत्र इनोवेशन है, इनोवेशन का मतलब है नई खोज, नवीन मार्ग। हमको नए मार्ग तलाशने होंगे, हमको नए रास्ते पर चलना होगा। जो पुरानी जो प्रथाएं हैं उनको तोड़ते हुए नए रास्ते तलाश करके नवीन मार्ग तैयार करना पड़ेगा और तब जाके हिंदुस्तान इन प्रधानमंत्री जी द्वारा बताए गए इन 5 मंत्रों पर अमल करके दुनिया का बादशाह बन सकता है। तो इसमें जो देश का मुसलमान है हिंदुस्तान का, वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। आज हम न सिर्फ हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर भी आप देख पाते होंगे, छोटे से काम से लेके अमेरिका के बड़े बड़े संस्थाओं में, यहां तक कि अमेरिका के राष्ट्रपति की जो डॉक्टर्स की टीम है उसमें भारत के बेटा बेटियों का अपना बहुत बड़ा एक योगदान है, महत्वपूर्ण भूमिका वहां निभा रहे हैं। तो हम अपनी उस तकनीक का, जो हमारी पारंपरिक, जो हमें विरासत में तकनीक मिलती है, जो हमें हुनर मिलता है, उस हुनर के माध्यम से हम इस देश को और सक्षम बना सकते हैं। लेकिन मेरी सरकार से भी एक अपील है, सरकार अपने स्तर पर जो कोशिशें कर रही है वो तो अच्छी बात है, लेकिन उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा इस तरह के लोगों का कि जिनके पास जिस तरह का हुनर है। और मैं समझता हूं कि जब हम किसी चीज को आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो उसको तराश कर आगे बढ़ाना आसान होता है। और हमारे जो मुल्क में आज एक नई शिक्षा पद्धति चल रही है कि अब तो हमारे मुल्क में ये होता है कि 12वीं के बाद वो तय करता है कि मुझे क्या बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, मैनेजमेंट में जाना है, टीचर बनना है। लेकिन ये हमारी जो प्रारंभिक शिक्षा है, जो माध्यमिक शिक्षा है, जो दूसरे मुल्कों में भी देखने को मिलेगी, वहीं से बच्चे के कैरियर को तराशा जाता है। उसको वो बाद में किसी भी लाइन में जाए वो अलग विषय है, लेकिन उसको 8वीं क्लास से ही उसको जो छोटी छोटी जो ये हुनर है उसको सिखाया जाता है। यदि हमारी सरकार और हमारा समाज इन सब बातों पर अमल करेगा तो मैं समझता हूं कि चाइना की कोई हैसियत नहीं है। और चाइना जिस अपनी काबिलियत पर घमंड कर रहा है वो उसकी काबिलियत नहीं है, वो उसकी बिल्कुल मक्कारी है और उसकी अधर्मिता है जो पूरे दुनिया को तबाह बर्बाद करना चाहता है। और ऐसे तो बहुत लोग पहले हुए हैं, हिटलर भी, सिकंदर भी, जो पूरी दुनिया पर राज करना चाहते थे, लेकिन उनको ये चीज नसीब नहीं हुई। इसलिए चाइना भी उसी असफल प्रयासों को करते हुए अपनी हार मानेगा और अच्छे आदमी की, अच्छी बातों की, अच्छे संस्कारों की, अच्छे कार्यों की हमेशा जीत होती है, सच्चाई की जीत होती है। और हमारे हिंदुस्तान में ये सब हमारी सभ्यताएं हैं और हिंदुस्तान की सभ्यताएं कभी हार नहीं सकती, पुरानी हो सकती है लेकिन कभी हार नहीं सकती। और मुझे पूरा यकीन है कि भारत का हिंदू और मुसलमान एक होकर इस चाइना के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा और हिंदुस्तान को कामयाबी की तरफ ले जाएगा। मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत आप सब बधाई देता हूं और विशेष रूप से कुरैशी साहब को, जिन्होंने इतनी मेहनत से एक सीरीज बनाई है जो हर दिन एक नए विषय पर भारत के लोगों को जागरूक करने के लिए और चीन के उस घमंड को तोड़ने के लिए जो नए नए पैनल में अपने तजुर्बेकार लोगों को इनवाइट करते हैं। आज उसी के तहत मुझे भी मौका दिया, मैं उनका बहुत बहुत हार्दिक दिल से बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। जय हिंद। जी, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्शीद रजागा साहब, आपने बहुत अच्छी बात बोली। एक बात बोली हुनर की बात, जैसे ना, और इसको हम आगे बढ़ाते हुए ये कह सकते हैं कि भारत सरकार ऑलरेडी अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा हुनर हाट करके ये आयोजन कर रही है पूरे देश में। बहुत पहले से ही जो अल्पसंख्यक मंत्री हैं जनाब मुख्तार अब्बास नकवी साहब, उनने उसको इनिशिएटिव लिया है और हुनर हाट करके पूरे देश में उन लोगों को आगे लाए हैं जो छोटे स्तर पे अपने काम को करते थे, कुटीर उद्योग करते थे, ग्रामों में अपने हुनर को बताते थे, उनको एक बड़ी मार्केट भी दी है। इसी तरह की मैं आशा करना चाहूंगा कि भारत सरकार सभी लोगों को एक ऐसी मार्केट दे जिससे कि वो जो आज बड़े बड़े मॉल में मल्टीनेशनल ब्रांड मिल रहे हैं और खास तौर पे
विदेशी कंपनियों के जो माल बेचे जा रहे हैं महंगे दामों पर, हम अपने ही देश के बनाए हुए लोगों के माल को खरीद पाएं, और ऐसे ही मॉल हमारे पास बनना चाहिए। अब मैं आ रहा हूँ डॉक्टर रिजवी साहब के पास। रिजवी साहब, जैसे जिनजियांग है, किंगाई है, गांसू है, निंजियांग है, ये 4 स्टेट जो है, 4 प्रोविंस जो है चाइना के, वो मुस्लिम बाहुल हैं। अभी हमने उसमें देखा कि वहां पर मुसलमानों के साथ वो यातनाएं की जा रही हैं, जैसे कि मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है, दाढ़ी रखने से रोका जा रहा है, इवन दो उनको जी रोजे के वक्त में रोजा तोड़ने के लिए हेलो मजबूर हेलो किया जा रहा है, इवन पोर्क का उनको गोश्त खिलाया जा रहा है। ये सारी चीजें चाइना के लोग कर रहे हैं। इवन वहां की जो सीसीपी है, वहां की कम्युनिस्ट पार्टी है, उसके तहत हो रहा है ये, कोई प्राइवेट दल नहीं कर रहा, वहां के नागरिक नहीं कर रहा है, बाकायदा इसको सरकार कर रही है चाइना की। और इस तरह से मुसलमानों के साथ वहां पे बहुत ही बर्बरता क्रूरता की जा रही है, खासतौर पर इन 4 स्टेट्स में जो हम लोग जानते हैं। मैं चाहता हूं कि आप, चूंकि बिल्कुल प्रेस सही है काउंसिल ऑफ क्या है इंडिया हाजी के साहब मेंबर है, ने। माशाल्लाह, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के आप मेंबर हैं, तो आज आप बड़ी पोजीशन पे बैठे हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कि भारत की मीडिया इसको किस तरह से दिखाए? क्या भारत की मीडिया ने इस बात के साथ न्याय किया है कि वो चाइना के मुसलमानों के साथ हो रहे प्रोसिक्यूशन को सही ढंग से पूरी दुनिया को पेश कर पा रही है? जनाब रिजवी साहब। देखिए, अगर भारत की मीडिया सीरज साहब अगर ठीक से दिखाती चाइना की स्थिति को, तो हमें लगता है कि जो हिंदुस्तान का मुसलमान है वो ये महसूस करता कि हम हिंदुस्तान में, इस सरकार में बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। उसको ये महसूस होता, क्योंकि जो चाइना की बर्बरता है, उस बर्बरता को हिंदुस्तान में ठीक से नहीं दिखाया जा रहा है। बर्बरता इतनी है कि चाइना ये कहता है इस्लाम को मेंटल इलनेस, वो इस्लाम को चाइना मेंटल इलनेस समझता है। और बर्बरता यहाँ तक है कि जो हमारे लिए हराम है, हराम, शराब, खिंजीर, सुअर का गोश्त, अब जाहिर सी बात है कि उन्होंने इंटरमेंट कैंप बना के रखे हैं, सुधार गृह, उसमें उनको डालते हैं। उसमें डालने के बाद उससे कहते हैं कि साहब इनका मेंटल हम ठीक कर रहे हैं, क्योंकि ये कट्टर है, ये इलनेस है, इनकी बीमारी है दिमाग की, इसको हम सुधार कर रहे हैं। 1 घंटा वो सीपीएम की जो है वो लाइव सीडी भी दिखाते हैं उनको, रोज उस इंटरमेंट कैंप के अंदर रोज 1 घंटा दिखाते हैं। नमाज नहीं पढ़ने दिया जा रहा, आपने खुद कहा, दाढ़ी, उनको दाढ़ी से एतराज है, उनको जो है इस्लामी जो कपड़े हैं उसको पहनने से एतराज है। तो ये वहाँ की चीजें हैं, और उनको लगता है ये कट्टर मुस्लिम उनके देश के लिए कभी भी खतरा बन सकते हैं, वो खतरा बने हुए हैं। और जो चाइनीज नहीं है उनके लिए भी यही करते हैं, उसको इंटरम कैंप में डालते हैं। जो चाइनीज नहीं है, कोई ऐसी गतिविधि है उनको भी लाके छोड़ देते हैं। और ये वहां पर जो छोड़ते हैं, अंदर रखे जाते हैं, तो वो कहते हैं कि साहब हम इनको सुधार रहे हैं। सुधारने के नाम पर एक का मजहब आप बिल्कुल खत्म करने पे लगे हुए हैं। यानी कि जो चीज जो इस्लाम में हराम है, अगर उसको वो खिला रहे हैं तो कैसे खा रहा होगा, कैसे पी रहा होगा। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में ये नहीं है। हमारा हिंदुस्तान, और मैं ये समझ नहीं पाता हूँ सिराज भाई, कि पाकिस्तान मुसलमान कंट्री होते हुए चीन से हाथ मिलाए हुए, उसको तो चीन से हाथ मिलानी नहीं चाहिए कि साहब हमारे जो मुसलमान हैं उनको शराब पिला रहे हो, सुअर का गोश्त खिला रहे हो, हम तुमसे हाथ नहीं मिलाएंगे। और ये हमारे जम्मू कश्मीर के और पीओके के जो मुसलमान हैं उनको समझना चाहिए, अल्लाह उनको अकल दे कि वो कहीं ना कहीं उनका जिस्म तो रहता है हिंदुस्तान में, और कुछ लोगों का, क्षणिक लोगों का दिमाग रहता है पाक की तरफ, पाकिस्तान की तरफ रहता है। तो इनको ये महसूस करना चाहिए कि पाकिस्तान चाइनीज से हाथ मिलाए हुए है, और वो चाइना ऐसा मुल्क जो मुसलमानों को सुअर भी खिला रहा है, गोश्त भी खिला रहा है, हमारे बिरादरी को, हमारी कौम को। तो ऐसे मुल्क के साथ उन जम्मू कश्मीर और श्रीनगर और पीओके में रहने वाले मुसलमानों को पाकिस्तान की तरफ नहीं देखना चाहिए, उनको पूरा पूरा हिंदुस्तान की तरफ मिलके रहना चाहिए। आपको यही बताना चाहता हूं कि जो जो क्यों जो है वो मुसलमान वहां के आतंक समझते से 2014 में एक ब्रूटल अटैक हुआ। तो ये ब्रूटल अटैक उन्होंने कहा साहब यूगर मुसलमानों ने किया है, ये कुनमिन में हुआ था, तो उन्होंने कहा साहब मुसलमानों ने किया। 2013 में जो है टाइनामेन स्क्वायर में जो है अटैक हुआ, तो उस अटैक को भी इन्होंने समझा कि साहब वही कट्टरवादी जो मुसलमान है, यूगर मुसलमान है, उन्होंने किया। तो ये जो ब्लास्ट जोड़ देते हैं मुसलमानों से, तो ये मुसलमानों ने जो अपनी जो असली इस्लाम था,
जैसा हमारे इंद्रेश जी आप लोग जो बताते हैं, क्या बताते हैं साहब, कुरान शरीफ की रोशनी में बात करो, पैगम्बर इस्लाम की जो जिंदगी है, अमली जिंदगी, उसमें बात करो। तो ये जो कुछ मुसलमान हैं, ये ना तो कुरान शरीफ के जो जो स्थित है उसको ठीक से पढ़ के समझ के, और जो पैगम्बर इस्लाम की अमली जिंदगी उसको ठीक से न समझ के जो अलग इस्लाम पेश कर रहे हैं, कट्टरता का इस्लाम पेश कर रहे हैं, उससे पूरी दुनिया में इस्लाम बदनाम हो रहा है। और इस्लाम जो आया था एक शांति का मजहब था। पैगंबर इस्लाम ने अपने किरदार पर इस्लाम को फैलाया था, कैरेक्टर पर फैलाया था, तलवार के जोर पे नहीं फैलाया था। अगर कट्टरता होती इस्लाम में, तो मैं फिर कहना चाहता हूं, पैगंबर इस्लाम जब हिजरत करके मदीने चले गए और मदीने से पैगंबर इस्लाम मक्के पे आकर के सबको मारते काटते, तब आप कहते इस्लाम में कट्टरता है। मक्के से लोग आए हैं पैगंबर इस्लाम का सर कलम करने के लिए, जंग बद्र में, जंग उहद में, जंग खंदक में। इस्लाम में कट्टरता कहाँ है? कहाँ है इस्लाम में कट्टरता? अगर इस्लाम में कट्टरता होती तो जो बुढ़िया कूड़ा फेंक रही थी, 7 दिन से लगातार कूड़ा फेंक रही थी, उनके फॉलोवर ही पैगंबर साहब के पीछे चलने वाले फॉलो, आज का जमाना होता है सिराज भाई, और मान लीजिए हम ही चल रहे हैं, हमारे 2-3 आप समझिए मोकिल या जूनियर लायर हमारे साथ चल रहे हैं। अगर कोई कूड़ा फेंकेगा, मैं अगर नहीं बोलूंगा तो मेरे साथ के ही लोग बोलेंगे, अरे बुढ़िया क्या कर रही है, रिजू साहब हमारे सीनियर डायरेक्टर, देखते नहीं कूड़ा फेंक दिया और कपड़ा गंदा हो गया, नजिस हो गया। लेकिन नहीं, पैगंबर इस्लाम ने अपने जबान से एक बात नहीं कही। मैं होता तो या तो कहता छोड़ो भाई, रास्ता छोड़ दो, दूसरे रास्ते से निकले, क्या जरूरत है इस रास्ते से जाने के लिए। लेकिन नहीं, अगर पैगंबर इस्लाम रास्ता बदल देते तो आज दुनिया का मौर्रिख यही कहता कि साहब ऐसा है, वो तो इस्लाम फैला रहे थे, एक बुढ़िया ने कूड़ा फेंका, रास्ता बदल दिया। लेकिन क्या अमल किया कि जब वो कूड़ा नहीं आया तो उन्होंने दरवाजा खटखटाया, और जब आवाज आई अंदर आ जाओ, अंदर गए तो बुढ़िया डर गई। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मुझे पता चला है तू बीमार है, मैं तेरी अयादत के लिए आया हूँ, तेरी खैरियत पूछने आया हूँ। उसने कहा अरे मैं 7 दिन से कूड़ा फेंक रही थी, आज खैरियत। तो इस्लाम ऐसे फैला है। तो लोगों को चाहिए कि सही इस्लाम पेश करें, जो सही इस्लाम बताया जा रहा है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की तरफ से, असली इस्लाम जो बताया जा रहा है। अब दुनिया कुछ समझे कुछ फेल करे, लेकिन अगर समझेगा ठीक से तो इसमें इस्लाम की जो सही हिस्ट्री है उसको बताया जा रहा है। तो जरूरत इस बात की है कि चाइना मुसलमानों का 1 नंबर का दुश्मन है, 1 नंबर का दुश्मन है। पूरे दुनिया के मुसलमानों को कान खोल के सुन लेना चाहिए कि जो चाइना की चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं उनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो चाइना, क्योंकि वो कहते हैं कि हम मुसलमानों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं बंद करके। आप समझिए इस वक्त वहां 1 मिलियन से ज्यादा लोग डिटेन किए हुए हैं, 1 मिलियन से ज्यादा लोग डिटेन है वह उनके इंटरनेट कैंप के अंदर। कम थोड़ी है। और वो कम्युनिस्ट के बारे में सीडी भी दिखाते हैं और कहते हैं ये भी कि लॉन्ग लाइफ प्रेसिडेंट जिनपिंग। वो जो प्रेसिडेंट हैं अपने जिनपिंग, उनके बारे में उनसे कहलवाते हैं कि लॉन्ग लाइफ प्रेसिडेंट, लॉन्ग लाइफ प्रेसिडेंट। दिमाग में बढ़ते। तो ये जो स्थिति मुसलमानों की वहां बना दी गई है, ये स्थिति मुसलमानों की, कुछ मुसलमानों ने इस्लाम को गलत पेश कर दिया, कट्टरवादी मुसलमान पेश कर दिया, आतंकवादियों का मजहब बना करके दिखा दिया समाज में। इसलिए इस्लाम दुनिया के सामने दूसरे तरीके से पेश किया। लोगों ने क्यों पेश किया? क्योंकि इस्लाम बहुत तेजी से फैल रहा था पूरी दुनिया में बहुत तेजी से, क्योंकि ये अमन का मजहब है। ये गरीब अमीर देखते ही नहीं है। जामा मस्जिद में नमाज अब्दुल कलाम आजाद पढ़ेंगे, उनके बगल एक रिक्शे वाला भी पढ़ेगा। यहाँ कोई है ही नहीं कि गरीब अमीर, यहाँ सब जो है एक है। तो इसलिए यहाँ जो बराबरी का दर, ये जरूरत इस बात है कि हम चाइना की चीजों का इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि चाइना देश का दुश्मन है, हमारे देश का दुश्मन है। अभी करंट पोजीशन में आप देख ही रहे हैं कि अड़ा हुआ है, हट ही नहीं रहा है, बात मान ही नहीं रहा है, तो हमारा दुश्मन है और हम अपने दुश्मन को कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। जरूरत इस बात की है कि हिंदुस्तान का मुसलमान बहुत ही नेक मुसलमान है, वो आतंकवादी मुसलमान नहीं है। वो हिंदुस्तान का मुसलमान सूफी मुसलमान है। हिंदुस्तान का मुसलमान पैगंबर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए इस्लाम पे चलने वाला मुसलमान है। यहाँ जो है आतंकवादियों का गुजर नहीं है,
इस सरकार में, प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में, हमारे उत्तर प्रदेश में योगी जी के कार्यकाल में यहाँ कोई आतंकवादियों का मजहब चलने वाला नहीं है। सच्चा इस्लाम ही चलेगा। ये सरकार कहीं इस्लाम के लिए नहीं रोकती कि इस्लाम मानना पड़िए, कभी नहीं कहती। आप रोजा न रखिए, कभी नहीं कहती। अब कभी नहीं कहा इस धर्म, इस इस्लाम हिंदुस्तान में, मैं तो चैलेंज के साथ कह रहा हूं, कभी किसी मुसलमान को जबरदस्ती शराब नहीं पिलाया, कभी मुसलमान को जबरदस्ती सुअर नहीं खिलाया। कहा तुम अपनी इबादत करो, हम अपनी इबादत करेंगे, तुम अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे। पूरी दुनिया के अंदर मैं चैलेंज के साथ कहता हूं सिराज भाई कि पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा खुश है और सबसे ज्यादा फल फूल रहा है। ये दुनिया को कहने दीजिए उन लोगों को, लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान हर दुनिया के मुसलमानों से बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सुकून से, बहुत अच्छे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने फरमाई रिजवी साहब कि देखिए जो बात लोग करते हैं कि चाइना और इंडिया की जब तुलना करते हैं, खासतौर पर जब हम देखते हैं कि कुछ कम्युनिस्ट पार्टी के लोग भारत के मुसलमानों को बेवकूफ बना के, उनके कंधों पे बंदूक रख के वो शाहीन बाग बनवाते हैं या निजामुद्दीन बनवाते हैं, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ चाइना से समर्थित कम्युनिस्ट पार्टी का ही हाथ रहता है। भारत के मुसलमान उस जाल में फंस जाते हैं। कुछ लोग बड़े चंद, जिनको हम बोलते हैं 35 करोड़ की आबादी है माशाल्लाह, उसमें से अगर 500-600 फंस जाते हैं तो भी वो चाइना समर्थित कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थन से ही फंसते हैं। और भारत एक कैसा इतना अच्छा मुल्क है, यहाँ पे हम माशाल्लाह हिंदू भाइयों के साथ रहते हैं। हिंदू भाई, मैं बार बार बोलता हूँ कि दुनिया की बेहतरीन कौम है, क्योंकि आप देखते होंगे कि जब रोजे आते हैं, रमजान आते हैं या कोई तीज त्योहार आता है मुसलमानों का, तो हमारे हिंदू भाई हम लोगों की मदद करते हैं, हम लोगों को बढ़ावा देते हैं, प्रोत्साहन करते हैं, हमारे घरों पे आते हैं, हम उनके घरों पे जाते हैं, सेवैयां खाते हैं और अपनी खुशियां और प्यार को बांटते हैं। ये हिंदुत्व है, ये हिंदुस्तान की तहजीब है, कल्चर है। और जब हम हिंदुस्तान की तहजीब और कल्चर को चाइना के साथ तुलना करते देखते हैं, तब हम देखते हैं कि वो तो बिल्कुल जानवर है चाइना। और वहां पे मुसलमानों को रमजान में शराब पिलाने के लिए, खिंजीर खिलाने के लिए, उनको नमाज पे पाबंदी लगाने के लिए, उनके रोजे तुड़वाने के लिए बात की जाती है। और वहीं आप देखिए हिंदुस्तान की खूबसूरती देखिए माशाल्लाह, कि हिंदुस्तान में उसी दिनों पे बाजार सजे होते हैं, जिसमें से आधे से ज्यादा हिंदू भाइयों के बाजार सजे होते हैं। वो आपको हर तरह की सुविधा मुहैया कराते हैं। और यहाँ के जो नेता लोग हैं वो आपको इफ्तियार पार्टियां कराते हैं या इफ्तियारी में सहयोग करते हैं या आपको मोहब्बत पेश करते हैं किसी भी तरह की। जब हम चाइना और इसकी जब तुलना कर रहे होते हैं तो दोनों में फर्क समझ में आ जाता है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम सब लोग हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, इस बात का हमें फक्र है, बहुत ही फक्र है। और आज चाइना जिस तरह से मुसलमानों पे परसिक्यूशन कर रहा है, जो आपने फरमाया रिजवी साहब की, वहां पे परसिक्यूशन कैंप बने हुए हैं स्पेशली, और उनको वहां पे डिटेंट करके रखा जाता है। भारत में अगर आप एनआरसी और सीए की बात करेंगे तो भाई भड़काया जा रहा था और कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा भड़काया जा रहा था। इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि वही कम्युनिस्ट पार्टी जो कि चाइना के अंदर परसिक्यूशन कैंप लगाती है और यातना शिविर लगाती है, वो भारत में मुसलमानों को भड़का रही है कि तुम्हारे को डिटेंशन सेंटर्स में डाल दिया जाएगा। आसाम में बहुत अच्छी बात कही सिराज जी, बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं जी, कितना झूठ हमारे यहाँ के लोग बोल रहे हैं और मुसलमानों को भड़का रहे हैं इस बात के ऊपर। तो आपने जो रिजवी साहब बात बताई, इससे खुलासा हुआ इस बात का कि देखिए चाइना के अंदर वो डिटेंशन सेंटर्स हैं, हिंदुस्तान में कोई डिटेंशन सेंटर नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने साफ साफ कह दिया है कि यहाँ पे कोई डिटेंशन सेंटर भारतीय मुसलमानों के लिए नहीं है, ठीक है ना। तो इस बात को हमें समझना चाहिए। अब मैं खुर्शीद रजाका साहब से एक बात पूछना चाहूंगा कि खुर्शीद रजाका साहब, क्योंकि आप मेवात डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन रहे हैं माशाल्लाह, तो आपको क्या लगता है कि जब आप मेवात वाले खित्ते से आते हैं, जो मुस्लिम बाहुल्य है बहुत सारा, तो वहां पे आत्मनिर्भर भारत को बनाने के लिए और चाइना को डिस्कार्ड करने के लिए, चाइनीज माल का बहिष्कार करने के लिए क्या आपने उपाय किए हैं खुर्शीद रजाका साहब? बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर सवाल सिराज साहब आपने रखा है। और आपने एक वो बहुत कमजोर नस पकड़ी है, ये कहते हुए कि सीए और ये जो शाहीन बाग जैसे विषयों पर इस देश के मुसलमानों को उखाड़कर कुछ शरारती लोग, असामाजिक तत्व जो मुस्लिम समाज में से ही खड़े होकर मुस्लिम समाज को गुमराह कर भटकाना चाहते हैं। और उनकी एक साजिश है देश के मुसलमानों को कमजोर करने की। अपनों में ही लोग छिपे हुए हैं इस तरह के लोग। और ऐसे लोगों की पहचान करके जब उनके चुंगल से इस मुस्लिम समाज को, उसमें चाहे मेवात भी आपने जिक्र किया, मेवात भी उससे अछूता नहीं है, और जब ऐसे लोगों से चुंगल से इस देश का मुसलमान निकल जाएगा
जब शाहीन बाग और सीए जैसे मुद्दों पर बजाय भड़कने के ही समझकर समर्थन करने की बात करेगा, तो इस देश का मुसलमान पूरी दुनिया में, न सिर्फ हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए, एक अच्छा खुशहाल समाज और मुल्क बनाने के लिए इस हिंदुस्तान को विश्व गुरु बना सकता है। हमारे और आपके प्रयास अक्सर हम एक दूसरे मंचों पर मिलते रहे हैं। हमारे और आपके सामूहिक प्रयास रहे हैं कि किसी तरीके से इस देश के जो मुस्लिम नौजवान हैं, जो आने वाले कल है इस देश का, उसको हम मुख्य धारा में कैसे जोड़ें, कट्टरता और नफरत से निकालकर उनको मुख्य धारा में जोड़कर तालीम, तरक्की और रोजगार से कैसे जोड़े। हम सब ने इस पर काम किया है और भी हमारा बराबर काम चल रहा है। और मैं समझता हूं कि किसी आदमी को धोखा लंबा नहीं दिया जा सकता और गलत रास्ते से आप मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। इसी तरीके से वो लोग भी जो इस देश के मुसलमानों को, हमारी कौमी एकता को कमजोर करने की साजिशें रच रहे हैं, चाहे वो सियासी लोग हों, चाहे वो धर्मगुरु हों, चाहे दूसरे जगत के लोग हों, उनकी साजिशें नाकाम होंगी और कौम एकता जीतेगी। और सिराज कुरैशी साहब और रजा साहब जैसे जो सकारात्मक सोच रखने वाले लोग हैं, जो हिंदुस्तान के एकता के लिए काम कर रहे हैं, जो इस हिंदुस्तान को चाइना जैसे नापाक मुल्कों की नापाक हरकतों से बचाने की कोशिशें कर रहे हैं, निश्चित रूप से इस पर अमल होगा और इस देश का आम व्यक्ति जागेगा। जहां तक चाइना की जो बर्बरता की बात है, आज चाइना केवल हिंदुस्तान में नुकसान नहीं पहुंचा रहा, वो पूरी दुनिया में नुकसान पहुंचाना चाह रहा है सत्ता की लालच में। उसको कोई घमंड हो गया अपने किसी अहंकार पे। मैं समझता हूं कि ज्यादा दिन नहीं चलने वाले। और हिंदुस्तान का जो मैंने अभी इस डिबेट में ही बताया था कि 5 मंत्र हैं हमारे पास, और भारत का नागरिक, भारत का मुसलमान उन 5 मंत्रों पर अमल करेगा तो निश्चित रूप से खुदा के हुक्म से इस देश को दुनिया का बादशाह बनाने में कोई नहीं रोक सकता। और उसमें मुसलमानों की जो भागीदारी है वो एक महत्वपूर्ण रोल निभा सकती है। और जिस तरीके का हुनर और ये स्किल डेवलपमेंट का काम अभी आपने बताया था, हमारे मंत्री जी हैं माननीय मुख्तार अब्बास नकवी जी, जिनकी सरपरस्ती में ये हुनर हाट वगैरह रहनुमाई में पूरे देश में अपना नाम कमा रहे हैं। और मैं समझता हूं कि इस हुनर को हमें हिंदुस्तान में से बाहर भी ले जाना है। आज हमारा किसान है, आज हर चीज में हुनर की जरूरत है। उस किसान को भी हुनरमंद बनना है जो ज्यादा फसल उगा सके। एक उद्योग में मजदूरी करने वाला मजदूर जो अपने 8 घंटे की 10 घंटे की ओवर टाइम लगा के ड्यूटी करता है, कि उसी ड्यूटी में वो ज्यादा काम कैसे कर सके। और जब हमारे पास ये शक्तियां हमारी इकट्ठी हो जाएंगी, हमारी ताकतें एकजुट हो जाएंगी, तो हिंदुस्तान निश्चित रूप से, मुझे इस बात का अल्लाह से भरोसा है, अपने देश के नागरिक सब मिलकर कौमी सब हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाकर ही रहे। बहुत अच्छी बात आपने कही खुर्शीद रजा का साहब। अभी हम लोग जी बहुत अच्छी बात की जी, बहुत अच्छी बात की आपने माशाल्लाह खुर्शीद रजा का साहब। आपने देश के नौजवानों को जोड़ने की बात की है, हुनर हाट से जोड़ने की बात की है और आत्मनिर्भर भारत से बनाने की बात की है, जो कि हमारे देश के लिए आपकी मोहब्बत और जज्बे को और देश प्रेम को दर्शाता है। अब मैं आखिरी कमेंट के लिए फिर सैयद रजा हुसैन रिजवी साहब के पास जाता हूं और आपसे मैं पूछता हूं रिजवी साहब की, देखिए भारत के 20 सैनिकों को चाइना ने शहीद किया और इतना गंदा काम किया, हमारी भारत की सीमा है उस पर आक्रमण करने की कोशिश की, अतिक्रमण करने की कोशिश की। लद्दाख क्योंकि एक वहां मुस्लिम बहुत ज्यादा तादाद में रहते हैं लद्दाख में, तो आपको क्या लगता है कि किस तरह से हम चाइना की इस बेशर्मी और गंदगी और दरिंदगी से बच सकते हैं? आखिरी कमेंट के रूप में आपसे पूछना चाहता हूँ रिजवी साहब। देखिए, ऐसा है कि चाइना बहुत बड़ा धोखेबाज है, ये मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं फिर बता रहा हूँ। और हमारी हिंदुस्तान की सरकार, मोदी जी बहुत अच्छे तरीके से ये समझते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं समझते हैं, और उनकी धोखेबाजी को वो बहुत अच्छे तरीके से विफल भी करेंगे। लेकिन
जो हमारा नेपाल मुल्क है बिल्कुल करीब में, वो अपना जबरदस्ती हाउस में पास कर रहा है जमीन के लिए, नो मैन लैंड से वो मकान बना रहा है। नेपाल के साथ भारत के बहुत अच्छे संबंध हैं और नेपाल में जब भी कोई परेशानी आती है तो हमने देखा कि भारत सरकार ने बहुत बढ़ चढ़ के नेपाल की मदद की है। लेकिन नेपाल भी अब जो है चाइना के साथ जुड़ के जो है वो काम कर रहा है। हिंदुस्तान ऐसा है कि मोदी जी चुप बैठने वाले नहीं हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से इसका हल कर रहे हैं और इसका हल कर ले जाएंगे। हम वो 1962 वाले अब भारतीय नहीं हैं, हम अब विल पावर में, हम लोगों का स्ट्रांग है, हम मजबूती से खड़े हैं। आप देखिए कि जहां पर जिस जमीन के ऊपर कभी हमारे सैनिक जूझ नहीं सकते थे, डरते थे, सैनिक हमारे डरते नहीं है कभी भी, ये माफ कीजिएगा, लेकिन सैनिक हमारे जूझते नहीं थे, लेकिन इस सरकार ने उनका विल पावर इतना स्ट्रांग कर दिया कि वो वहां जूझने के लिए तैयार हो गए। जाहिर सी बात है, ठीक है 20 सैनिक हमारे मरे हैं, हम लोग को बहुत अफसोस है, बहुत ज्यादा अफसोस है कि हमारे घर के बच्चे हमारी दुनिया से चले गए, लेकिन हम इसमें कामयाब होंगे एक न एक दिन। और टीम जो आज फिर उसने अपना टेंट वगैरह गाड़ दिया है, लेकिन वो हटेगा पीछे, और वो जिस तरीके से हमारी सड़कें बन रही हैं उससे उसको दहशत है। चीन को हमसे दहशत है, हमें चीन से दहशत नहीं है। वो समझ रहा है कि सड़क अगर ये बन गई तो हिंदुस्तान के लोग हमारे चाइना तक घुस सकते हैं, उसकी ये दहशत है। इस दहशत की वजह से चाहता है कि ये सड़कें न बने, इसलिए अपना वो टेंट लगा रहा है, अपने सैनिक खड़ा कर रहा है, तो दहशत। लेकिन जो सरकार ने सोचा है वो सरकार मिली करेगी और सरकार कामयाब होगी इंशाअल्लाह। बहुत बढ़िया। आपने बहुत अच्छी बात की। रजा हुसैन रिजवी साहब, खुर्शीद रजागा साहब, आप दोनों ने ही माशाल्लाह चाइना के प्रति अपना जो गुस्सा था, चाइना के प्रति जो आपकी अंदर के भाव थे वो आपने बताया, और भारत के लिए आपने प्रेम को दर्शाया, भारत के नौजवानों को देश से जोड़ने की बात की, और सभी तरह से मुसलमानों को जोड़ने की आपने देश से बात की, और चाइना और भारत के अंदर अंतर भी आपने समझा दिया माशाल्लाह बहुत ही अच्छे अल्फाज में। ये आज हम इस बहस को और इस चर्चा को इतना ही शामिल करते हैं। आपसे गुजारिश है कि आप इसको जितना से ज्यादा शेयर कर सकते हैं, यूट्यूब पे शेयर कर सकते हैं, कीजिएगा। और कल हम इसी वक्त पे फिर दोबारा से मिलेंगे आप सबके सामने। हम सब लोग एक बार हाथ उठा के बोलना चाहते हैं, भारत माता की जय, जय जय, भारत माता की जय, जय, भारत माता की जय। शुक्रिया, जय, शुक्रिया, धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद, जय हिंद।